A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2:2। ये रेशियो दिया है ऊपर और बैलेंस शीट दी है। ओके, लायबिलिटी साइड में कैपिटल दिया है ए, बी और सी का, क्रेडिटर्स है। एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स। और एडजस्टमेंट में बोला है पार्टनरशिप वॉज कन्वर्टेड टू LLP फ्रॉम दैट डेट। Terms of conversion were as follows. LLP consists of A, B and C as partners, contributes 1,50,000 each. The company took over all the assets except stock and assumed all the liabilities. मतलब स्टॉक है ना LLP लेके नहीं जा रही है, तो एक मार्किंग मैंने रेड किया है उसमें। स्टॉक को कौन लेके जा रहा है? ए। और ये भी पॉइंट अलग है, देखिए अभी तक हम लोग ने जो सम सॉल्व किया ना उसमें परचेज कंसिडरेशन का पैसा कैश में नहीं आता था, राइट? क्या क्या? चलिए, द परचेज कंसिडरेशन वॉज पेड इन कैश। शो स्टेटमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन एंड लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ LLP एंड ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ न्यू LLP। ये तीन चीज़ें इसमें अपने को बनानी है, राइट? तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। छुट्टी दे दी है ना उसको, मैंने फ़ोन किया था अभी। हाँ, मेरे को बबलू बता रहा था। चलिए हेडिंग लिखिए पहले, स्टेटमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, नेट एसेट्स मेथड, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस, और सिर्फ यहाँ तक लिखना। एसेट्स टेकन ओवर इनटू ब्रैकेट रिवाइज्ड वैल्यू। लिखिए ना यहाँ तक। ओके, अभी ये क्वेश्चन से आपको बनाने आना चाहिए। इसके लिए पहला एसेट कौन सा है? अभी उस पर कोई मार्किंग नहीं है, तो किस पे लेके जाने का उसको? बुक वैल्यू पे। ओके, तो यहाँ पे लिखिए लैंड एंड बिल्डिंग 1,44,000। लैंड एंड बिल्डिंग 1,44,000। चलिए, लैंड एंड बिल्डिंग के बाद क्या है? मशीनरी। मशीनरी पे भी मार्किंग नहीं है ना, तो इसको भी किस पे लिखना है? बुक वैल्यू पे। किस पे लिखना है? बुक वैल्यू पे। मशीनरी का बुक वैल्यू कितना है? 42,000। उसके बाद स्टॉक नहीं आएगा क्योंकि स्टॉक टेकन ओवर नहीं है ना। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल 36,000। डेटर्स 54।
एक्चुअली ना क्वेश्चन में मैं एक चीज़ शायद टाइप करना भूल गया हूँ, मैं लिख देता हूँ इसमें पॉइंट, दैट इज रिगार्डिंग गुडविल। ठीक है, इसमें गुडविल भी लेना है कितना, 45,000। गुडविल कितना है, 45,000। तो वो एसेट्स में लिखिए गुडविल 45,000 और टोटल इतना होएगा 3,21,000। गुडविल 45,000, टोटल 3,21,000। ये एसेट हो गया राइट। इसमें से क्या माइनस करेंगे, लायबिलिटी। लायबिलिटी में खाली आउटसाइड लायबिलिटी आएगा, और आउटसाइड लायबिलिटी एक ही है, कौन सा है, क्रेडिटर्स राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर्स कितना, 24, उसका टोटल 24। परचेज कंसिडरेशन 2,97,000। परचेज कंसिडरेशन 2,95,000। हाँ 97, 2,97,000। ठीक है। अच्छा अभी इसमें देखिए ये है ना, परचेज कंसिडरेशन को मतलब कैपिटल में कन्वर्ट नहीं कर रहा है राइट। परचेज कंसिडरेशन का पैसा इसमें ऐसा बोला है कि कैश में मिलेगा, तो वो सेकंड वाला नोट नहीं आएगा जो कल आया था राइट। यहाँ पे बोला है देखिए, परचेज कंसिडरेशन वॉज पेड इन कैश, पॉइंट नंबर 4 में। ओके, तो ये अपना हो गया परचेज कंसिडरेशन तक। अभी अकाउंट बनेंगे, 4 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, एलएलपी और बैंक। एलएलपी का नाम नहीं दिया है, सिर्फ एलएलपी आएगा। रियलाइजेशन अकाउंट, एलएलपी अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, एलएलपी अकाउंट, मतलब रियलाइजेशन के नीचे पार्टनर्स कैपिटल, फिर नेक्स्ट पेज पे एलएलपी अकाउंट और एक बैंक अकाउंट। ऐसे टोटल 4 बनेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट, लास्ट का 7 लाइन जो रहेगा वो क्या रहेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और नेक्स्ट पेज में एलएलपी अकाउंट और बैंक अकाउंट। एलएलपी अकाउंट एंड बैंक अकाउंट 3 है ना, ए बी सी। चलिए डन। हाँ चलिए ऊपर कीवर्ड लिखिए, स्टेप्स क्या है इसका, स्टेप्स क्या है, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, पीआरएस, पीआरएस। ठीक है। चलिए हो गया, सबका हो गया कॉलम्स।
ये कैन आई स्टार्ट? ओके, अभी बैलेंस शीट का मतलब क्या है? बैलेंस शीट को क्लोज करना है। तो ये जो सारे एसेट है ये कहाँ चले जाएंगे बोलिए? रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। तो इसको लिखिए एक एक करके। पहला एसेट कौन सा है? लैंड एंड बिल्डिंग। तो रियलाइजेशन के डेबिट में आएगा ना, टू लैंड एंड बिल्डिंग, आउटर कॉलम में। कितना? 1,44,000। 1,44,000। उसके बाद नेक्स्ट एसेट कौन सा है? मशीनरी। कितना है? 42,000। तो ये भी रियलाइजेशन के डेबिट में जाएगा ना। टू मशीनरी 42,000। टू मशीनरी 42,000। ठीक है। उसके बाद स्टॉक। स्टॉक भी लिखना है, ठीक है ना। बैलेंस शीट बंद करना है मतलब सारे एसेट्स बंद करने हैं। वो टेकन ओवर नॉट टेकन ओवर पीसी के लिए कंसीडर करते हैं, राइट। तो क्या आएगा? टू स्टॉक 18,000। टू स्टॉक 18,000। टू स्टॉक 18,000। फिर बिल्स रिसीवेबल कितना है? 36,000। सो टू बिल्स रिसीवेबल, टू बिल्स रिसीवेबल 36,000। टू बिल्स रिसीवेबल 36,000। और फिर क्या है? डेटर्स है ना, तो टू डेटर्स 54,000। टू डेटर्स 54,000। ठीक है। इस तरीके से अपना कौन सा साइड क्लोज हो गया? एसेट साइड, ठीक है ना। अभी वैसे ही कौन सा साइड क्लोज करेंगे? लायबिलिटी। अभी लायबिलिटी में सबसे पहले क्या दिया है? तीनों का कैपिटल है ना, तो ये तीनों का कैपिटल कहाँ पे जाएगा? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,45,500। दूसरे का कितना है? 87,000। दूसरे का 87,000 और तीसरे का 37,500। ठीक है ना। तो ये मैंने कैपिटल को क्लोज कर दिया। इसी तरीके से क्रेडिटर्स है ना, इसमें इसको भी क्लोज करेंगे। कहाँ जाएगा ये बोलिए? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। लिखिए यहाँ पे बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स। बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना? 24,000। बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स 24,000। ठीक है ना। तो अपना स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। बैलेंस शीट हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। अभी स्टेप नंबर 2 में 3 चीज है ना, पी, आर और एस। सबसे पहले पी लेते हैं। पी का मतलब है परचेज कंसिडरेशन ड्यू। परचेज कंसिडरेशन ड्यू। परचेज कंसिडरेशन ड्यू का एंट्री कैसे करते? क्लियर है ना। पहले कहाँ लिखते हैं? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में बाय LLP इंटू ब्रैकेट परचेज कंसिडरेशन। बाय LLP इंटू ब्रैकेट परचेज कंसिडरेशन। ठीक है। परचेज कंसिडरेशन हम लोग ने कैलकुलेट किए थे ना, कितना था बोलिए? तो लिखिए उधर 2,97,000। 2,97,000। अभी यहाँ पे बाय है ना, तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? LLP में। LLP में क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में परचेज कंसिडरेशन 2,97,000। ठीक है। अभी एक मिनट यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसके पहले हम लोग ने जितने भी क्वेश्चन किए ना,
ये परचेज कंसिडरेशन किस में कन्वर्ट हो जाता था? कैपिटल में। किस में कन्वर्ट हो जाता था? कैपिटल में। लेकिन इसमें कैपिटल में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इसमें एलएलपी जो है ना वो परचेज कंसिडरेशन का पैसा कैश में दे रही है। किस में दे रही है? कैश में। तो पैसा आएगा ना, तो डेबिट साइड में लिखने का, किधर लिखने का? बैंक के डेबिट साइड में। क्या लिखने का? टू एलएलपी। बैंक के डेबिट साइड में टू एलएलपी। ये वाली एंट्री पहले नहीं आती थी यहाँ एक भी क्वेश्चन में। टू एलएलपी कितना? 2,97,000। यहाँ पे टू एलएलपी है ना, तो एलएलपी में आएगा बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। कितना पैसा मिला? 2,97,000। ठीक है, मतलब मेरा पी हो गया और आर हो गया। एस का मतलब है सेल ऑफ एसेट नॉट टेकन ओवर। सेल ऑफ एसेट, तो एक एसेट नॉट टेकन ओवर है ना, कौन सा है? स्टॉक। तो वो स्टॉक को कौन लेके जा रहा है? ए। कौन लेके जा रहा है? पॉइंट नंबर 3 में बोला है ना। अभी देखिए यहाँ पे ये स्टॉक डेबिट साइड में है ना, तो इसका इफेक्ट किधर देने का? क्रेडिट साइड में। अगर बेचेंगे तो लिखने का बाई बैंक। बेचेंगे तो क्या लिखने का? बाई बैंक। अभी बेच रहे नहीं है ना, कोई पार्टनर को दे दिया है ना, तो अगर पार्टनर को दे दिए तो पार्टनर का नाम लिखने का। किसको दिया है? ए को दिया है ना, तो बाई एस कैपिटल ब्रैकेट में लिखिए स्टॉक। बाई एस कैपिटल ब्रैकेट में स्टॉक। और उसने बोला है ना कौन से वैल्यू पे लेके जा रहा है वो? 15,000 में। कितने में? तो लिखिए यहाँ पे बाई एस कैपिटल इनटू ब्रैकेट स्टॉक कितना? 15,000। अभी इसका सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? इधर बाई है ना, तो कैपिटल में क्या आएगा? टू रियलाइजेशन। कैपिटल में टू रियलाइजेशन इनटू ब्रैकेट स्टॉक। टू रियलाइजेशन इनटू ब्रैकेट स्टॉक कितना? 15,000। एनी डाउट? तो ये मेरा PRS जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। अभी नेक्स्ट वापस स्टेप नंबर 3 में P है ना, उसका मतलब है पेमेंट ऑफ लायबिलिटी नॉट टेकन ओवर। तो इसमें देखिए कोई भी लायबिलिटी पे रेड मार्किंग नहीं है, मतलब ये एक ही लायबिलिटी है और वो टेक ओवर है, राइट। तो देयर विल बी नो एंट्री फॉर दैट। P कंप्लीट हो गया। अभी R का मतलब है रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करना है। रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करना है। ओके, क्लोज करके देखिए कितना प्रॉफिट आ रहा है। प्लीज क्लोज एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट। हाँ 42 आ रहा है प्रॉफिट, और वो 42,000 को क्या करना है? 3 जन में डिवाइड करना है, क्योंकि 3 पार्टनर है ना। ओके, 42 आया ना प्रॉफिट सबका। अभी उसको डिवाइड कैसे करना है? देखिए क्वेश्चन में रेशियो दिया आपने को, इक्वली नहीं है, 3:2:2 है। क्या है रेशियो? 3:2:2, यानी 42,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 + 2 5 + 2 7। 42,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 7, हाँ 18 आएगा पहले का। ठीक है, सेकेंड वाले का आएगा 42,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 7, 12,000। और थर्ड का भी उतना ही आएगा, 42,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 7। ठीक है, अभी इधर ये 2 है ना, तो इधर क्या हो जाएगा? बाई रियलाइजेशन इंटू ब्रैकेट प्रॉफिट। बाई रियलाइजेशन इंटू ब्रैकेट प्रॉफिट। 18,000
18,000, 18,000, 12,000, 12,000, 18,000, 12,000, 12,000. ठीक है. अभी एस का मतलब क्या है? सेटलमेंट, राइट. अभी देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग है ना 2 स्टेप में सेटलमेंट करते थे. पहले स्टेप में वो परचेज कंसिडरेशन कैपिट इसमें कन्वर्ट हुआ रहता था ना कैपिटल में, तो हम लोग क्या लिखते थे? 2 LLP. ओके. और बाद में बैलेंसिंग फिगर किस में लिखते थे? बैंक में. किस में लिखते थे? बैंक में. लेकिन अभी इसमें जो परचेज कंसिडरेशन है ना वो कैपिटल में कन्वर्ट नहीं हो रहा है. परचेज कंसिडरेशन का पैसा कैश में मिल गया है ना, तो वो वाला स्टेप नहीं आएगा. डायरेक्टली क्या करने का? इसको क्लोज कर देने का, और इसका जो भी बैलेंस आएगा वो कहाँ पे चला जाएगा? बैंक में. कहाँ पे चला जाएगा? बैंक में. पार्टनर्स कैपिटल में क्लोज कीजिए. पहले एक एक कॉलम को क्लोज कीजिए. 1,63,500 है. 1,63,500. बैलेंस कितना आ रहा है? नहीं नहीं, ए का 1,48,500. उधर लिखिए टू बैंक. टू बैंक कितना आया? 1,48,500 आ रहा है ना. अभी एक मिनट रुकिए. ये जो टू बैंक है ना, तो बैंक में क्या हो जाएगा? ये एक एक करके लिखेंगे तो इजी रहेगा. बाय एस कैपिटल लिखिए. बाय एस कैपिटल कितना? 1,48,500. बाय एस कैपिटल 1,48,500. ठीक है. चलिए वैसे ही बी को क्लोज कीजिए. अभी बी का कैपिटल क्लोज कीजिए. 99 है ना, तो हैवियर टोटल लिखिए दोनों तरफ 99. 99, तो 99 है ना बी का. ओके. बी का कैपिटल भी इधर ट्रांसफर कीजिए पहले. बाय बीस कैपिटल 99,000. बाय बीस कैपिटल 99,000. ठीक है. वैसा ही सी का क्लोज कीजिए. 49,500. तो इधर आएगा ना 49,500. 49,000. ठीक है. अभी चेक कीजिए एलएलपी का अकाउंट भी टैली होना चाहिए और बैंक अकाउंट भी टैली होना चाहिए. चलिए हो रहा है ना टैली. 2,97,000. ठीक है. अगर इतना ही पूछा है तो कौन सा समय? टाइप 2 का, राइट. लेकिन अभी इसमें इतना ही नहीं पूछा है, इसके आगे भी कुछ बनाने बोला है, राइट. इसके आगे इसमें सबसे पहले उन्होंने एलएलपी के बुक में जर्नल एंट्री बनाने बोला है. इज दैट क्लियर? तो एलएलपी के बुक में जर्नल एंट्री कैसे आता है? हम लोग ने अमालगमेशन में किया था ना परचेसिंग कंपनी के बुक में. क्या कीवर्ड था उसका? बीएपी. ओके. वही सेम कीवर्ड फॉलो करना है. बी का मतलब क्या है? बिजनेस परचेस. बी का मतलब क्या है? पहले जर्नल का कॉलम बनाइए. जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एलएलपी. जर्नल एंट्रीज in the books of LLP. Journal entries in the books of LLP.
ये टाइप 4 है, कल टाइप 3 किया हमने। कुछ नहीं था, ऐसे ही था। इसके बाद बैलेंस शीट बनाना ही था, लेकिन इसमें जर्नल एंट्रीज के बाद बैलेंस शीट बनाने का। ओके, तो बी का मतलब बिजनेस परचेज, राइट। क्या एंट्री आएगा? एलएलपी बिजनेस खरीद रहा है तो उसके पास बिजनेस आएगा ना, तो बिजनेस परचेज को डेबिट करने का। और वो जो फर्म है उसको क्या बोलते हैं? वेंडर फर्म। क्या बोलते हैं? वेंडर फर्म। तो पहली एंट्री क्या आएगी? बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर फर्म। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर फर्म। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर फर्म, ठीक है। और अमाउंट कौन सा लिखने का? परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट लिखने का। कौन सा अमाउंट लिखने का? हाँ, वेंडर फर्म का नाम नहीं है ना उसमें। हम लोग क्या लिखते थे? टू लिक्विडेटर्स ऑफ, राइट। कंपनी में लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, इसमें लिक्विडेटर नहीं अपॉइंट होता है। ओके, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर फर्म। अमाउंट कौन सा लिखना है? परचेज कंसिडरेशन का। ओके, नरेशन बीइंग बिजनेस ऑफ वेंडर फर्म परचेस्ड। ठीक है, अभी बी के बाद ए है ना। ए का मतलब अभी बिजनेस परचेज कर लिया, मतलब वो बिजनेस का जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है वो किसका हो जाएगा? एलएलपी का हो जाएगा ना। तो एसेट्स को डेबिट करने का और लायबिलिटी को क्रेडिट करने का। लिखने का कहाँ से? परचेज कंसिडरेशन में जो लिखा है ना डेटा, वही कॉपी पेस्ट करना है। क्या करना है? कॉपी पेस्ट। और आपके टैक्स के सर बोलते हैं ना, कॉपी करने में हम लोग एक्सपर्ट है ना एकदम। सारे एसेट्स को डेबिट कर दो। लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट कितना? 1,44,000। क्या दिखाओ मैं आपको? एंट्री दिखाओ कि यहाँ से आप लोग एंट्री बनाएंगे, खुद से बनाएंगे ना। लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट लिखो कितना? 1,44,000। फिर क्या आएगा? नहीं नहीं, यही सीक्वेंस में लिखना है। मशीनरी डेबिट, मशीनरी डेबिट कितना? 42। फिर बिल्स रिसीवेबल डेबिट कितना? 36। फिर डेटर्स डेबिट कितना? 54। गुडविल डेबिट कितना? 45। हाँ, गुडविल भी, क्योंकि इसमें है ना नेट एसेट्स मेथड से ही परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट होता है, ठीक है ना। गुडविल डेबिट कितना? 45 लिखा यहाँ तक। डेबिट लिखा ना सबने। अभी क्रेडिट में एक ही लायबिलिटी लिया ना हमने, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। टू सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है? टू सन्ड्री क्रेडिटर्स 24 है ना। यही वैल्यू लिखिए, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स 24,000, ठीक है। और लास्ट में सन्ड्री क्रेडिटर्स के नीचे लिखिए टू बिजनेस परचेस। सन्ड्री क्रेडिटर्स के नीचे क्या आएगा? टू बिजनेस परचेस। ओके, टू बिजनेस परचेस करके कौन सा अमाउंट लिखने का? परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट 2,97,000। और इसका डेबिट क्रेडिट चेक कर लीजिए, इक्वल होगा। इक्वल है ना। अरे इक्वल है कि नहीं है? अरे 100% ये इक्वल आएगा, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाऊं मैं आप लोग को?
अभी कैलसी चलाने में मैं नहीं सिखा सकता। ये देखिए मैंने इसका टोटल किया डेबिट साइड का, डेबिट साइड का टोटल किया 3,21,000 आया। अभी ये क्रेडिट साइड का टोटल कर रहा हूँ यहाँ पे नीचे। हाँ इक्वल आएगा, 100% इक्वल आएगा। चलिए क्लियर है, बी और ए का एंट्री हो गया। अभी पी मतलब पेमेंट, पी मतलब पेमेंट देना पड़ेगा ना। अभी किसको पेमेंट देंगे? वेंडर फर्म को। किसको पेमेंट देंगे? वेंडर फर्म को पेमेंट देंगे। तो वेंडर फर्म अकाउंट डेबिट टू बैंक, परचेज कंसिडरेशन का पैसा पे करेंगे ना। वेंडर फर्म अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना? 2,97,000, 2,97,000, ठीक है। बीइंग परचेज कंसिडरेशन ऑफ वेंडर फर्म सेटल्ड, बीइंग परचेज कंसिडरेशन ऑफ वेंडर फर्म सेटल्ड, ठीक है। ओके अभी इसमें देखिए एक और एंट्री आएगी, किस चीज़ की है वो मैं बता रहा हूँ। अभी इसने क्या किया, परचेज कंसिडरेशन तो सेटल कर दिया ना। तो अभी एलएलपी बोलेगा कि अगर आप लोग को मेरे एलएलपी में पार्टनर बनना है तो पार्टनर को कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा कैश में, राइट। क्योंकि आपने परचेज कंसिडरेशन का पैसा कैश में ले लिया ना। नॉर्मली क्या होता था, परचेज कंसिडरेशन किस में कन्वर्ट हो जाता था? कैपिटल में, राइट। लेकिन इस बार ये एलएलपी ऐसा नहीं कर रहा है। एलएलपी ऐसा बोल रहा है कि परचेज कंसिडरेशन का पैसा मैं कैश में दे दूंगा, और आपको अगर मेरा एलएलपी में पार्टनर बनना है तो आप भी कैपिटल कैश में कंट्रीब्यूट कीजिए, राइट। तो इन लोग कैश में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना तीनों जन, ए बी और सी। कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? 1,50,000। तो एलएलपी के पास उतना पैसा आएगा तो बैंक को डेबिट करने का। और कौन कौन देगा? पहले एंट्री लिखना, बाद में अमाउंट लिखेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन देगा पैसा? ए बी और सी। पहले एंट्री लिखिए, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक को क्यों डेबिट कर रहे, क्लियर है ना? क्योंकि एलएलपी के पास आ रहा है कंट्रीब्यूशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल, टू बी's कैपिटल, टू बी's कैपिटल एंड टू सी's कैपिटल, ठीक है। फिर एंट्री लिखने के बाद है ना, बैंक का अमाउंट पहले मत लिखिए, बैंक का अमाउंट मत लिखिए, बैंक छोड़ दीजिए। पहले ये तीनों का अमाउंट लिखिए। ए कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 1,50,000। ए कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 1,50,000। बी कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 1,50,000। और सी कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 1,50,000, ठीक है। तो तीनों का मिला के टोटल पैसा आया कितना है? 4,50,000। कितना है? 4,50,000। नरेशन बीइंग कैपिटल contributed by partners, being capital contributed by partners, ठीक है। अभी यहाँ पे इसका आंसर कंप्लीट नहीं होता है क्योंकि ये दो चीज़ हम लोग ने बना दिया, बराबर ना। सब लेजर अकाउंट्स बनाए, जर्नल एंट्रीज बनाया। अभी वो क्या बनाने बोल रहे हैं? बैलेंस शीट भी बनाने बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट जैसा हम लोग नॉर्मली बनाते ना, सबसे पहले क्या लिखना है? फॉर्मेट, ओके। हाँ हाँ, देखिए कैसा था मालूम है क्या, वो वाला जो सम था ना, उसमें परचेज कंसिडरेशन का पैसा कैश में नहीं मिल रहा था, ठीक है ना। जितना परचेज कंसिडरेशन था वो कैपिटल में एडजस्ट हो जा रहा था, राइट। तो इसके लिए इसमें परचेज कंसिडरेशन का जो पेमेंट का एंट्री है ना, वो पेमेंट की एंट्री नहीं आएगी। हाँ, क्योंकि वो पेमेंट नहीं कर रहा ना। परचेज कंसिडरेशन का पैसा किस में एडजस्ट कर रहा है? कैपिटल में। अभी बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद हो गया रहेगा ना, कि अभी भी डाउट है?
ये सैटरडे को टेस्ट होगा टाइप 2 का एक सम और 3 और 4 में से एक सम, टोटल 2 सम। अगर होगा तो देखते हैं। हाँ बोलिए। हाँ अगर वो कुछ मैसेज देते हैं तो मैं फॉरवर्ड करूँगा वैसे। तो फिर अगर सर का लेक्चर सैटरडे को होगा तो एग्ज़ाम संडे को होगा। वो अगर सैटरडे को लेके तो शायद संडे को नहीं लेगी मेरे ख्याल से। हाँ अगर मैं बुलाऊंगा ना संडे को तो मैं 11 बजे बुलाऊंगा, 10 बजे नहीं बुलाऊंगा। ठीक है चलिए। संडे को जितना जल्दी फ्री हो जाए उतना अच्छा है। चलिए पहले ये बनाइए फॉर्मेट इसका, खाली वो पर्टिकुलर्स लिखना, बाकी का मत लिखना। मेरे ख्याल से अभी ये मैं हाइड कर दूँ तो भी तुम लोग का बन जाना चाहिए। ये है ना लायबिलिटी का एसएससी। हाँ एसेट्स का भी याद है ना। हाँ क्रेडिटर्स के बाद टोटल। वही सेम फॉर्मेट एक्चुअली, ये कल नहीं था ना इसके लिए, कल आया नहीं था ना। हाँ बोलिए। इसका कुछ भी नहीं पता। ग्रॉस फिक्स एसेट्स लेस depreciation and amortization, फिर net fixed assets, investment, loans and advances, inventories, debtors slash bills receivable, cash and cash equivalent। बहुत से जन क्या करते हैं, जो चीज़ नहीं दी है ना वो नहीं लिखते, लेकिन हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे, क्योंकि वो फॉर्मेट में वो फ्लो में लिखने को याद रहता है ना। नहीं रहेगा उसका शेड्यूल हम नहीं बनाएंगे, सिंपल है। ठीक है ना, शेड्यूल के आगे डैश डाल देंगे। चलिए डन। अभी यहाँ पे देखिए एक मिनट, सबसे पहले किसका शेड्यूल बनेगा? कंट्रीब्यूशन का। किसका? कंट्रीब्यूशन का। यहाँ पे बनाइए शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 1 कंट्रीब्यूशन, शेड्यूल नंबर 1 कंट्रीब्यूशन। इसमें इनकम एक्सपेंडिचर नहीं आता क्योंकि ये फाइनल अकाउंट नहीं है ना, सिर्फ बैलेंस शीट उसने बनाने बोला है, और बैलेंस शीट अभी आजकल यही फॉर्मेट में बनती है। ओके, देयर इज नो इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन दिस। ओके, अभी एक मिनट यहाँ पे देखिए सब लोग, आपको है ना ये बनाने के लिए सिर्फ ये जो जर्नल एंट्री है ना एलएलपी का, वो ही रेफर करना है। इज दैट क्लियर? तो इसमें देखिए इन लोग ने कितना कितना कंट्रीब्यूशन दिया है कैपिटल के लिए,
ए ने 1,50,000 दिया है, बी ने भी 1,50,000 दिया है और सी ने भी 1,50,000 दिया है, तो वही कंट्रीब्यूशन में आएगा यहाँ पे। ए का कैपिटल कितना है? ए का कैपिटल 1,50,000, बी का कैपिटल 1,50,000 और सी का कैपिटल भी 1,50,000। कहाँ से लिया? क्लियर है ना? ये जो लास्ट वाली एंट्री है ना, इसमें से लिया मैंने ये। और ये बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको ये जर्नल एंट्री रेफर करना है और कुछ रेफर नहीं करना है। ओके, चलिए कंट्रीब्यूशन का टोटल कीजिए, कितना होता है? 4,50,000। कंट्रीब्यूशन को लेके जाएंगे स्टेटमेंट में 4,50,000। डन। चलिए उसके बाद में देखिए लायबिलिटीज यहाँ पे है ना, जर्नल एंट्री में देखने का, यहाँ पे लायबिलिटी साइड में कुछ है क्या? बैंक लोन वगैरह नहीं है ना, किसी वे की लायबिलिटी है क्रेडिटर्स वाली, राइट। इसका मतलब देयर इज नो सिक्योर्ड लोन एंड देयर इज नो शॉर्ट टर्म बोरोविंग, ये दोनों में डैश कर दीजिए। सिक्योर्ड लोन डैश, शॉर्ट टर्म बोरोविंग ऑल्सो डैश, राइट। चलिए क्या बनेगा अभी मेरा? नोट नंबर 2, क्रेडिटर स्लैश ट्रेड पेबल, क्रेडिटर स्लैश ट्रेड पेबल, क्रेडिटर स्लैश ट्रेड पेबल, राइट। कहाँ से लूंगा मैं? जर्नल एंट्री में से। कहाँ से? कितना है क्रेडिटर्स? 24, तो लिखिए क्रेडिटर्स 24, क्रेडिटर्स 24। कहाँ लेके जाएंगे इसको? स्टेटमेंट में। टोटलिंग बाद में करेंगे, राइट। चलिए अभी ये नेट फिक्स एसेट्स का शेड्यूल बनेगा अपना, शेड्यूल नंबर 3, शेड्यूल नंबर 3, नेट फिक्स्ड एसेट्स। नेट फिक्स्ड एसेट्स का कॉलम क्लियर है ना? पर्टिकुलर्स, ग्रॉस, डेप्रिसिएशन, WDV। आपको खाली एक ग्रॉस का कॉलम एक्स्ट्रा बनाना है और उधर वो जो 2 कॉलम बने हैं उसको नाम दे देना है, राइट। डेप्रिसिएशन एंड WDV। किया? नेट फिक्स एसेट्स का कॉलम बना है ना? ओके, अभी इसमें पहले आएगा इंटेंजिबल। पहले क्या आएगा? इंटेंजिबल। डेटा वही एंट्री में से लेना है, राइट। ये एंट्री में है ना इंटेंजिबल, कौन सा एसेट है? गुडविल है। कौन सा है? तो लिखिए यहाँ पे गुडविल 45,000, गुडविल 45,000। डेप्रिसिएशन बाद में देखेंगे। फिर नेक्स्ट हेडिंग लिखिए टेंजिबल, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए टेंजिबल। टेंजिबल में भी अगेन एंट्री में जाके देखना है कौन सा एसेट है? लैंड एंड बिल्डिंग है और मशीनरी, 2 ही है ना। तो लिखिए यहाँ पे एक लैंड एंड बिल्डिंग और एक मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी। डेप्रिसिएशन नहीं है किसी का भी, तो डेप्रिसिएशन 0 आएगा और WDV में वही अमाउंट चला जाएगा। ठीक है। नेट फिक्स्ड एसेट्स आया, ये अमाउंट आया ना सबको? तो लिख दीजिए ये ग्रॉस का अमाउंट ग्रॉस में लिख दीजिए, डेप्रिसिएशन में 0 लिख दीजिए और नेट फिक्स्ड एसेट्स में 2,31, 2,31। ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट देखिए, ये जर्नल एंट्री में कहीं इन्वेस्टमेंट दिख रहा है आपको? तो नहीं आएगा ना इन्वेस्टमेंट। ओके, लोन्स एंड एडवांसेस भी नहीं है। अच्छा, इन्वेंट्रीज भी नहीं है। एक्चुअली इन्वेंट्रीज वो क्वेश्चन में था लेकिन वो LLP ने नहीं लिया है। क्लियर है ना? पार्टनर लेके गया है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, खाली ये एंट्रीज देखना, क्वेश्चन वाला बैलेंस शीट मत देखना। ओके, ये एंट्री में कहीं दिख रहा है स्टॉक आपको?
नहीं है ना, तो इन्वेंट्रीज भी नहीं आएगा, राइट। नेक्स्ट क्या है, डेटर स्लैश बिल्स रिसीवेबल। तो यहाँ पे पहले बनाइए डेटर स्लैश बिल्स रिसीवेबल, डेटर स्लैश बिल्स रिसीवेबल। ओके, अभी एक मिनट, एंट्री में देखिए, एंट्री में क्या दिया है, पहले बिल रिसीवेबल है ना, कितना है 36, लिखिए यहाँ पे बिल रिसीवेबल 36,000, बिल रिसीवेबल 36,000। ओके, उसके बाद डेटर्स भी है ना, कितना है डेटर्स 54, तो डेटर्स लिखिए 54। टोटल कितना हुआ 90, टोटल 90, तो ये इधर जाएगा ना, डेटर स्लैश बिल्स रिसीवेबल शेड्यूल नंबर 490। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अभी एक मिनट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले बनाइए आप शेड्यूल बनाइए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसमें लिखिए बैंक, खाली पर्टिकुलर्स लिखना, डेटा में बता रहा हूँ कैसे लिखना है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा, बैंक आएगा, क्या आएगा बैंक। अभी देखिए एक मिनट, जर्नल एंट्री में देखिए, जर्नल एंट्री में एंट्री नंबर 3 में है ना, पेमेंट दिया है ना, पेमेंट दिया है मतलब ये माइनस होगा, राइट। तो ब्रैकेट में लिखिए -2,97,000, क्या लिखेंगे -2,97,000। माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि उतना पैसा दिया है ना इन लोग ने, परचेज कंसिडरेशन का पैसा पे किया है ना, इज दैट क्लियर। फिर नेक्स्ट एंट्री में देखिए, आगे आगे और एक एंट्री है ना, ये एंट्री में इनको पैसा मिला है, कितना पैसा मिला है, तो जो मिला है वो ऐड कीजिए, 4,50,000 मिला है वो ऐड करो, और 2,97,000 पे किया है वो माइनस करो, तो उसका नेट आंसर कितना आ रहा है, देखिए कितना आ रहा है 1,53,000। ओके, तो ये 1,53,000 यहाँ चला जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, अभी दोनों का टोटल चेक कर लीजिए, पहले एक बार लायबिलिटी का टोटल कीजिए, हाँ, और एसेट का टोटल चेक करते वक्त, टोटल करते वक्त केयरफुल रहना है, ये लास्ट तक नहीं करना है, यहाँ से करना है, क्योंकि मिस्टेक होता है, यहाँ तक कर लेते हैं फिर वो नहीं मैच होता है। हाँ, क्या शेड्यूल, टैली हो रहा है, बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत आएगा बैंक में, क्योंकि ये इसमें है ना, उसने परचेज कंसिडरेशन कैश में सेटल किया है और कैपिटल का पैसा कैश में लिया है, जो हम लोग परचेज कंसिडरेशन में नहीं लिखते। हाँ, वो नहीं, ये वो इसमें नहीं बना था, इसमें नहीं बनाया था। चलिए डन स्टूडेंट्स, अभी लास्ट क्वेश्चन, फिर ये चैप्टर खत्म।